नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। करीब 59 दिन इस केस को हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस केस में कई ऐसे सवाल हैं जो हर किसी को परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोनाली फोगाट का परिवार जो अब तक सोनाली को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा था, अब सियासत की बात कर रहा है, सोनाली की राजनीतिक विरासत की बात कर रहा है। सीबीआई को किस तरह से ये केस हैंडओवर करवाने के लिए सोनाली की बेटी यशोधरा फोगाट सड़कों पर बैठी नजर आई, वो मंजर कोई भी इसे भूल नहीं पाए। लेकिन आज आखिरकार क्यों यशोधरा फोगाट कुछ नहीं कह रही हैं अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए, ये चीज हर किसी को परेशान कर रही है। आखिरकार क्यों परिवार सोनाली के केस में कितनी प्रोग्रेस हुई है इस पर बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि बातचीत कर रहा है आदमपुर सीट को लेकर। क्यों सोनाली फोगाट के केस में आदमपुर सीट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और क्यों अब परिवार खुद सियासत कर रहा है। आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं कई सवालों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 59 दिनों में कहां पहुंचा है बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट का केस। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साक्षी, देखिए किस तरह से सोनाली के केस की शुरुआत होती है। पर्सनल असिस्टेंट जिस तरह से इस केस में दोषी निकलता है, परिवार इंसाफ की बात करता है, लेकिन 24 सितंबर को जब हिसार में खाप पंचायत हुई, उसके बाद से ये पूरा केस बदल गया। इंसाफ का केस कहीं ना कहीं अब सियासी रूप ले चुका है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि परिवार जिस तरह से सियासत कर रहा है, क्या ये कहा जा सकता है कि परिवार सोनाली के निधन की वजह को अब अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, जिस तरह के प्रज्ञा आरोप लग रहे हैं परिवार पर, और परिवार की मैं कहूंगी कि कुछ चीजें ऐसी दिखने लगी हैं जिसकी वजह से सभी को ये लगने लगा है कि शायद सियासी मामले की वजह से इस केस को इतना खींचा चला जा रहा है। हालांकि जहां परिवार सिर्फ इंसाफ को लेकर बोल रहा था कि हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लिए घर से किसी को राजनीति में उतारा गया, लेकिन उसी बीच आप कहीं ना कहीं अपना फायदा भी देख रहे हैं। ऐसा कुलदीप बिश्नोई जो कि बीजेपी नेता, उन्होंने खुद भी कहा था कि यहाँ राजनीति जो मामला चल रहा है और जब उपचुनाव खत्म हो जाएंगे, आदमपुर उपचुनाव, उसके बाद हर कोई भूल जाएगा कि क्या हुआ था, जैसा कि उनका कहना है। और ये बात कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही है। ये उस समय का मंजर है जब पूरा परिवार शामिल था और वहां पर जो रुकेश, जो सोनाली की बहन है, उनको बताना था कि वो टिकट के लिए या उम्मीदवार के लिए खड़ी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो वहां पर जो है, जब उन्होंने ये बोलना था तो उनके भाई बोलते हुए नजर आते हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं और हम इंसाफ जरूर दिलाएंगे। तो यहाँ पर उनकी बहन रुकेश बोलती हुई नजर आती है कि मुझे नहीं पता कि आप बीजेपी के साथ हैं या नहीं है, मैं चुनाव में खड़ी हो रही हूँ। मतलब पूरा दावा करती हुई नजर आ रही हैं कि उन्हें राजनीति में जाना ही जाना है। और आपने एक चीज देखी होगी कि शुरुआत से सोनाली के जो जीजा जी हैं, वो हमेशा से बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, बीजेपी के नेता पर आरोप लगाते नजर आए हैं, राजनीति सियासत बताते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो दीदी जिया जी हैं, जो हमने उनका जितना भी बयान सुने हैं, उसके अकॉर्डिंग लगा है कि उनको राजनीति पर हमेशा से आरोप रहा और उन्हें राजनीति में ही जाना है। तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग उनकी साइड से लगी, चाहे वो अच्छे के लिए हो, बुरे के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप राजनीति में पहले से जाना चाहते थे, ये चीज साफ हो गई, दिखाई दे गई। तो ये यहाँ पर मामला क्लियर होते हुए नजर आ रहा है कि आज दोनों भाई बहनों में सोनाली के लिए जो है बातचीत बिगड़ी है। जो एक कहता नजर आया है कि बीजेपी के साथ हो, तो दूसरा कहती नजर आई है कि मैं खड़ी होंगी बीजेपी से ही टिकट लेके। हालांकि जब वो बीजेपी के साथ है तो बीजेपी कैसे दूसरा टिकट वहां पर दे दे, तो ये वाली सवाल उठते हैं। तो अभी ये मामला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जहाँ साक्षी एक और कह रही है कि सियासत को लेकर, या यूं कहे कि सोनाली के लिए अब भाई बहन आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साक्षी, यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है सोनाली के ही पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान के बयान के बाद। आपको याद होगा कि जब सीबीआई ने पूछताछ की, उस वक्त सुधीर ने सबसे पहली बात तो यही कही कि सोनाली को वो जान से नहीं मारना चाहता था। सोनाली ने अपनी मर्जी से ड्रग्स लिया और उस दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन जहां एक और परिवार सुधीर पे आरोप लगा रहा था, तो अपना बचाव करते हुए सुधीर ने भी ये कहा कि सोनाली का परिवार ही कहीं ना कहीं
सोनाली का दुश्मन था और सोनाली की जान लेना चाहता था। जिस तरह से हम सभी को याद है कि सोनाली ने अपने जीजा अमन पुनिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सुधीर सांगवान वाकई इस केस में असली मुजरिम नहीं है? कहीं ना कहीं परिवार ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंसाफ की बात कर रहे थे लेकिन अब सियासत बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप ये तो सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं ना कि सीबीआई ने जांच कहां तक पहुंची है या सीबीआई कितना सॉल्व कर पाई है। कुलदीप बिश्नोई पे आप लगातार आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा भी घिरता हुआ, कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब से ये पता चला है कि बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं देगी क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार उनके दुश्मन बन बैठे। तो क्या ये साफ कहा जा सकता है कि सुधीर सांगवान ने उस वक्त जो बयान दिया था, कहीं ना कहीं परिवार अब उस बयान को सच करता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। सुधीर सांगवान का जो बयान था, देखिए उससे ये तो नहीं कहेंगे कि सुधीर सांगवान आरोपी नहीं है। सुधीर सांगवान बिल्कुल वहां मौजूद थे, उन्होंने ड्रग्स दिए, बहुत कुछ हुआ और उनके वहां होने पे लगता भी है कि हाँ वही जो है, क्योंकि पूरा समय उनके साथ थे और उसके बाद उन्होंने झूठे बयान भी दिए। लेकिन जिस तरह से आपने ये बात कही कि हाँ परिवार को लेकर उन्होंने कहा कि परिवार ही कहीं ना कहीं कुछ प्लान कर रहा था या परिवार से ही ठीक बात नहीं थी, तो अगर ये वाली बात पर हम ध्यान दें या गौर करें कि उन्होंने अपने जीजू को लेकर, जो उनके जियाजी हैं, उनके बहन के पति हैं, और उन पर एफआईआर दर्ज कराई थी सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर। लेकिन अगर हम यही बयान उनके जीजा की तरफ से सुने सोनाली के निधन के बाद, तो वो अलग था। वो ये था कि सोनाली के जो जीजा है अमन पुनिया, उनका ये कहना है कि जब सोनाली किसानों के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल कर रही थी तो वहां पर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की कि ऐसा ना बोले, तो उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। तो आप ये देखिए कि एफआईआर दर्ज हुई किस वजह से है। सोनाली ने जब बताया तो वो मामला अलग था और यहाँ अमन पुनिया अलग मामला कह रहे हैं। तो यहाँ साफ समझ आ रहा है कि परिवार से, या हम परिवार को कह सकते हैं कि परिवार की तरफ से कुछ दिक्कतें हैं, जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि सोनाली की दीदी और जो उनकी छोटी बहन है, माफ कीजिएगा, वो और उनके पति के घर से, मतलब वहां से कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि वहां से ही चुनाव में खड़े होने का जो दबाव है वो वहां से आ रहा है। और ये जो केस मुझ पर उन पर हुआ था, उस चीज को भी लेकर दबाव जो है वो उनकी साइड से आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके जो जीजा हैं वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अमन पुनिया की कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, पोल जो खुलती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब सोनाली फोगाट का परिवार ही इस पूरे केस में फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीबीआई की छानबीन कहां पहुंची है, इस पर एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो रहा है, लेकिन अब जिस तरह से परिवार सियासत कर रहा है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।